हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स में यूज़ होने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। हम लोग ने ये जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया इनकम टैक्स के ऊपर, आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे आप मास्टर लेवल पे हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए या सीएम में आप जो भी कर रहे हो, ये सब जो छोटे छोटे वीडियो आपको मिल रहे हैं ये हर स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो ये अगर आप छोटे छोटे वीडियो को देखोगे तो आपको ग्रिप मिलेगा कि इनकम टैक्स का मेन पर्पस क्या है, मेन ये कैसे रन होता है। इसलिए हम लोग ने ये जो सीरीज स्टार्ट की है वो छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट की है, जिससे आपको पूरा का पूरा इनकम टैक्स एकदम डीप में समझ में आए। तो प्रीवियस कुछ वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया कि इनकम टैक्स कैसे आया था, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब सेक्शंस थे, उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस थे वो देखे थे। फिर वो प्रोविज़न को हमें जब इंटरप्रिटेशन करना होता है कि ये प्रोविज़न का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो उसके रूल्स देखे थे, उसके मतलब टूल्स देखे थे, डिवाइसेस देखे थे कि कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाता है और कैसे इसका बेनिफिट लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इनकम टैक्स में यूज़ होती हैं, और ये जो डेफिनेशन दी है ये जब आप इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे तो आपको इस डेफिनेशन का फिर एक्चुअल मीनिंग समझ में आने लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फर्स्ट कि देयर आर वेरियस टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हैं इनकम टैक्स के अंदर जो डिफाइन किए गए एक्ट के अंदर, मतलब इनकम टैक्स में। तो अगर वो डिफाइंड नहीं होंगे तो हम लोग को या तो जनरल क्लॉज एक्ट में देखना पड़ेगा या डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि इनकम टैक्स आप कर रहे हो, इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स में कोई वर्ड आ गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भी हम लोग देखें इंडिया। अब इंडिया से आप क्या समझते हो? तो इंडिया से आप समझते हो यार इंडिया, इंडिया भारत है, मतलब जो हमारा जिसमें हम लोग रहते हैं दैट इज इंडिया। लेकिन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का कुछ और ही मतलब है, वो हम लोग इधर कंसिडर करेंगे उसका मीनिंग। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में यही है कि कोई अगर सेंटेंस, कोई टर्म आता है, कोई वर्ड आता है जिसका मीनिंग नहीं है तो उसको डिफाइन किया गया इनकम टैक्स में। अगर इनकम टैक्स में वो डिफाइन नहीं हुआ है तो हम लोग या तो जनरल क्लॉज एक्ट लेंगे या उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे, या डिक्शनरी मतलब जो आपके पास वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होगी या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो वो मीनिंग उसका ट्राई करेंगे समझने का कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो कौन कौन से ऐसे बहुत सारे टर्म है। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है एसएससी। अब ये एसएससी क्या होता है? तो एसएससी इज नथिंग बट इट इज अ पर्सन। इट मीन्स ए पर्सन फ्रॉम हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट। तो एसएससी का मतलब वो बंदा होता है जिससे कोई टैक्स, वो टैक्स भरने वाला है, कोई भी बंदा अगर टैक्स भरने वाला है, जिसके पास से टैक्स आने वाला है या इस एक्ट इनकम टैक्स के अंदर उसको कोई पेनल्टी आने वाली है वो भरता है तो वो एसएससी माना जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए अपना पूरा सैलरी कहीं पे जॉब करता है, वहाँ पे सैलरी कमाता है, सैलरी के ऊपर वो टैक्स भरेगा तो मिस्टर ए एसएससी बन जाएगा। सेम वे में कंपनी है तो टीसीएस लिमिटेड, तो कंपनी नाम है, ये नोशनल टाइप में, मतलब ये आप बोल सकते हैं ना ह्यूमन बीइंग नहीं है। टीसीएस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड ये कंपनी है, लेकिन कंपनी भी अपना ट्रेडिंग करती है, परचेज करती है, सेल करती है, प्रॉफिट कमाती है। वो प्रॉफिट के ऊपर उसको क्या भरना पड़ता है? टैक्स। तो वो कंपनी भी क्या बन जाएगी? आपकी एसएससी बन जाएगी। राम भरोसे एंड एसोसिएट एंड फर्म, फर्म होता है 4-5 पार्टनर मिलके फर्म चलाते हैं, तो पार्टनर अपना अपना इनकम तो भरेंगे, जैसे यहाँ पे भर रहे तो मिस्टर ए, तो वो अलग अलग जो पार्टनर्स होंगे वो भी एसएससी होंगे, और एज ए होल जो वो फर्म उन लोग ने क्रिएट किया है वो भी अपने इनकम के ऊपर टैक्स भरेगी, तो वो भी एसएससी मानी जाएगी। तो एसएससी का मतलब ये होता है जो बंदा जिससे हमें टैक्स लेना है उसकी क्या इनकम है और वो कितना टैक्स भरने वाला है। आई बात समझ में? तो इनकम एसएससी का मतलब वो होता है जिसके पास से कोई टैक्स या अमाउंट आने वाला है अंडर दिस एक्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा मिस्टर ए हो गया, कंपनी हो गया या फर्म हो गया, ये सब एसएससी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो थोड़ा और इलॉबरेट कर दिया, इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन, वो हर एक बंदा आएगा जो इज डीम्ड टू बी एन एसएससी, जो समझा जाएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे
आपको पता है बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ में वो छोटे छोटे बच्चे आके सिंग करते हैं, गाना गाते हैं, फिर डांस करते हैं, राइट। तो उनको इनकम जनरेट होता है। वो स्मॉल किड होते हैं, 18 साल से कम, माइनर होते हैं। अब वो माइनर टैक्स नहीं भरेगा, माइनर को भी टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन वो तो एकदम छोटा बंदा है, वो कैसे भरेगा? उसको तो ये सब टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होगी। तो उसका या तो फादर या मदर उस इनकम को अपनी इनकम में मर्ज कर लेगी। तो यहाँ पे फादर और मदर टैक्स भरेंगे, लेकिन जो माइनर है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं डीम्ड टू बी एन एसएससी। आई बात समझ में? तो डीम्ड मतलब समझना होता है। फिर क्या बोला है? हु इज़ एन एसएससी इन डिफॉल्ट। भाई मिस्टर ए को बोला था कि भाई तूने सैलरी कमाया, उस पर टैक्स भर, और उसने टैक्स नहीं भरा, तो वो पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया। तो कोई बंदे ने अगर टैक्स भरने में डिफॉल्ट किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, और वो एसएससी में ही काउंट होगा। फिर लास्ट पार्ट बोला है इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन लॉस रिफंड हैज़ बीन टेकन, या वो बंदा जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चालू है। प्रोसीडिंग अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने जाए तो केस चालू है। मिस्टर ए बोलता है मेरी इनकम, मेरी सैलरी सिर्फ 50 लाख है, लेकिन इनकम टैक्स को लगता है इसकी 50 लाख नहीं 1 करोड़ है, तो उसके ऊपर केस होगा, उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगी। तो वो प्रोसीडिंग अगर उसके ऊपर चलेगी, मिस्टर ए ने अपना टैक्स पूरा भर दिया, प्रॉपर भरा उसके हिसाब से, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी इनकम 1 करोड़ होगी तो उसका टैक्स भी अलग आएगा, तो उसके हिसाब से तो उसने भर दिया, लेकिन उसके ऊपर अब प्रोसीडिंग चलेगी ना, केस चलेगा ना, तो वो तो भी एसएससी में ही काउंट होगा। तो एसएससी का बोलने का मतलब ये है वो बंदा जिसको इनकम टैक्स में कोई टैक्स या कोई पैसा पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड एसएससी। जो भी रिटर्न फाइल करेगा, आप भी जब ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करोगे, आप इनकम कमाओगे, 2.5 लाख के ऊपर कमाओगे, 2,50,000 के ऊपर कमाओगे, तो आप भी एसएससी में काउंट हो जाएगा, क्योंकि आपको भी रिटर्न फाइल करना है। आई बात समझ में? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एसएससी। नेक्स्ट क्या दिया है? असेसमेंट। तो ये एसएससी जो प्रोसीजर करता है, मतलब एसएससी जो अपनी इनकम का कैलकुलेशन करता है, टैक्स भरता है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। तो असेसमेंट इज नथिंग बट इज अ प्रोसेस इन विच इनकम इज डिटरमाइंड बाय द ऑफिसर। मतलब जो ऑफिसर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, वो इनकम को प्रोसेस करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इनकम इज डिटरमाइंड। इसने क्या बोला था? मेरी इनकम 50 लाख है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोलता है, झूठ बोलता है, इसकी इनकम 1 करोड़ होगी, राइट। तो असेसमेंट में क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना इनकम टैक्स के, ये एसएससी की इनकम को डिटरमाइन करते हैं कि भाई तुम्हारा इनकम 50 लाख नहीं 1 करोड़ है या 75 लाख है। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। अब असेसमेंट भी बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जिसमें बंदा खुद ही करता है, भाई मेरा इनकम 50 लाख है, इतना टैक्स आता है, देखो मैंने भर दिया। एक होता है स्क्रूटनी। एसएससी को लगता है यार इसने कुछ कालाकांडी किया है, इसका कुछ करना पड़ेगा, तो वो स्क्रूटनी करेगा, तो स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया। फिर एक असेसमेंट होता है, ऐसे बहुत सारे, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। एसएससी को लगता है यार इसने 50 लाख के ऊपर टैक्स तो प्रॉपर भरा, लेकिन मुझे लगता है इसने कोई इनकम को छुपा लिया है, तो उसके लिए इनकम एस्केपिंग, कुछ इनकम को एस्केप किया, उसका असेसमेंट होगा। तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। तो असेसमेंट इज नथिंग बट जिसमें इनकम को डिटरमाइन किया जाता है, टैक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि भाई उसका एक्चुअल में इनकम कितना, टैक्स कितना। एसएससी का मतलब जिसका इनकम और टैक्स कैलकुलेट होता है वो बंदे को एसएससी बोलते हैं। अब आई क्लियर बात? समझ में आया? यस और नो? ओके। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पर्सन। अब पर्सन देखो, आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया, इसके अंदर ये पर्सन वर्ड आया। अब ये पर्सन में कौन कौन आता है, तो यहाँ पे उसको इलाबोरेट किया है। तो ये जो पर्सन की डेफिनेशन है ना, ये इंक्लूसिव है, नॉट एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती है, और भी कोई भी चीज़ इंक्लूड हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पे नाम आएंगे वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। नहीं, इसके अलावा और कुछ भी अगर डेफिनेशन से मैच करेगा तो उसको ले लेने का। इसलिए इसको बोला है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इतना हम लोग ने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, और भी इसके अंदर आ सकते हैं, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है।
आई बात समझना। एग्जॉस्टिव का मतलब इतना ही है, इसके ऊपर नहीं आएगा। इंक्लूसिव का मतलब इतना है और भी आ सकता है। तो कौन कौन पर्सन हो सकता है? तो पहले तो मैंने मिस्टर ए बोला, तो इसमें आपको याद रखना है इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल में जैसे नेचुरल पर्सन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया, माइनर हो गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया। मिस्टर ए, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर घनश्याम, ये सब लोग हैं। मिस्टर सीता, मिस सीता, गीता, ये सब कौन है? इंडिविजुअल है। तो ये भी पर्सन में काउंट होगा, इनका भी, ये भी एसएससी माने जाएंगे, इनका भी असेसमेंट होगा। सेम वे में इंडिविजुअल के बाद एचयूएफ आता है। एचयूएफ एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जिसके अंदर कर्ता होते हैं और उसके को पार्टनर होते हैं, जिसके अंदर आपको जो स्टेटस मिलता है वो बाय बर्थ मिलता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ पे जाके इसको और डीप में समझ सकते हैं कि एचयूएफ का मतलब क्या है। ठीक है, ये जॉइंट फैमिली जो होती है उसको बोलते हैं एचयूएफ। तो पर्सन के अंदर एचयूएफ भी आएगा, मतलब एचयूएफ को अपनी इनकम के ऊपर, एचयूएफ भी एसएससी माना जाएगा, उसकी भी इनकम कैलकुलेट होगी, वो भी टैक्स भरेगा। और इसके जो कर्ता और को-पार्टनर है वो अपना इंडिविजुअल में भी भरेंगे जो उनकी इनकम होगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट आपका फेवरेट कंपनी। कंपनी का मतलब होता है कोई भी इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, या कि जिसको सीबीडीटी ने डिक्लेयर किया है, वो सब की सब कंपनी है, उसको भी अपनी इनकम कैलकुलेट करनी होगी और अपना टैक्स कैलकुलेट करना होगा। ये सब नाम है, ऑप्शन, एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी आ सकता है। फर्म है, फर्म के ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम देखो राम भरोसे बताया था। तो पार्टनरशिप फर्म है, ये भी पर्सन के अंदर इंक्लूड होगी। सेम वे में एओपी बीओआई है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। ये क्या होता है? एक ग्रुप बनाया जाता है, पर्सन लोग ज्वाइन करते हैं फॉर कॉमन पर्पस। 4 जन मिलके भाई ये काम करना है, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एओपी और बीओआई। तो वो भी एसएससी में काउंट हो जाएगा, वो भी पर्सन में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है लोकल अथॉरिटी, तो जैसे बीएमसी हो गया, म्यूनसिपल कमिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, राइट, ये भी एसएससी में काउंट होंगे, पर्सन में काउंट होंगे। इनको भी अपनी इनकम पे टैक्स भरना होगा। लेकिन कौन सी इनकम पे टैक्स? ओनली इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, नॉट फ्रॉम सप्लाई वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे वो पब्लिक के लिए होता है, उसके ऊपर मत करो। और कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो उसके ऊपर उसको इनकम निकालनी पड़ेगी और उसका टैक्स निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? लास्ट पार्ट है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो इसमें क्या क्या आता है? जो बंदा ये 6 कैटेगरी में नहीं बैठेगा उसको हम लोग आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन बोलेंगे। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं है, ज्यूरिडिकल मतलब जो ज्यूरिसडिक्शन में आता है वो बंदा। तो जैसे बार काउंसिल हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, अब मुंबई यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये भी मतलब डीलिंग कर रहे हैं ना, फीस लेते हैं, फिर एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो इनका भी प्रॉफिट होता होगा। वो अलग बात है कि एग्जाम्ड है, वो अलग बात है, लेकिन इसका भी इनकम होगा, इनके ऊपर भी टैक्स आता होगा। तो ये भी एसएससी में काउंट हो गए, ये भी पर्सन में काउंट हो जाते हैं। तो ये लोग अपनी इनकम को बताएंगे, अपने टैक्स को इन लोग कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ में? तो ये थर्ड डेफिनेशन है पर्सन का। आई बात समझ में? यस और नो? फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट इज इनकम। अब इनकम क्या है? तो आप बोलेंगे इनकम जो कमाते हो, यस, लेकिन इनकम में बहुत सारे वेरिएशंस है। देखो यहाँ पे इनकम भी इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें कैपिटल गेन आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है, बिजनेस का आ सकता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बहुत सारी एन नंबर ऑफ इनकम है। तो इनकम में क्या क्या इंक्लूड करने का? तो इनकम में इंक्लूड करने का जो रेगुलर बेसिस पे है या जो कभी कभी है, वो भी इनकम में होगा, या वो इनकम जो रेगुलर आए या कभी कभी आए। अब दोनों में फर्क क्या है? रेगुलर मतलब जो रेगुलर बेसिस पे रोज कमाते हो, रोज खाते हो टाइप में। कैजुअल मतलब आ गया कोई, जैसे आपका कोई बिजनेस है, उसके अंदर आपने कोई एसेट था, वो पुराना हो गया, उसको बेच दिया, तो वो इनकम आई आपको। आई बात समझ में? या हो सकता है कैजुअल, वो कैपिटल में आप बोल सकते हो। कैजुअल में ऐसा है कि आपका वड़ा पाव का बिजनेस है, आप हर रोज का 100 वड़ा पाव बेचते हो, तो ये आपकी रेगुलर इनकम हो गई। लेकिन एक दिन आपको एक ऑर्डर मिला 15 अगस्त का, जिसके अंदर आपको 10,000 वड़ा पाव का ऑर्डर मिला, तो ये कैजुअल इनकम है। कभी कभी होता है रेगुलर बेसिस पे, आपके रेगुलर एक्टिविटी का ही है, लेकिन कभी कभी हुई क्या नहीं हुई। सेम वे में रेवेन्यू है, कैपिटल है, तो 100 रुपये वड़ा पाव या 10,000 बेचो, ये जो भी इनकम होगा ये रेवेन्यू में आता है। लेकिन एसेट को बेचना, बिल्डिंग को बेचना, ये सब आपकी कैपिटल रिसीट होती है, ये रेवेन्यू में नहीं आता।
सेम वे में एक नेट रिसिप्ट है, एक ग्रॉस रिसिप्ट है, उसके बाद एक ड्यू बेसिस है, एक रिसिप्ट बेसिस है। इसका ये मतलब होता है नेट रिसिप्ट या ग्रॉस रिसिप्ट। जैसे आपने समझो लॉटरी जीता, तो गवर्नमेंट आपको लॉटरी पूरा पैसा नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये की लॉटरी जीती, उसने 30% टैक्स काटा, तो कितना हुआ? 70 हुआ। तो आपको 70 रुपये पे टैक्स नहीं देना है, पूरा 100 रुपये पे टैक्स देना है। उसका भी कैलकुलेशन मैंने वीडियो स्टार्ट किया, आप वहाँ पे समझ सकते हो। तो 100 रुपये पे टैक्स आएगा। तो ये जो 70 है दैट इज योर नेट रिसिप्ट, और ये जो 100 है दैट इज योर ग्रॉस रिसिप्ट। सेम वे में ड्यू बेसिस पे और रिसिप्ट बेसिस में, ड्यू में क्या होता है, आप पहले ही अज्यूम कर लेते हो। जैसे मेरा कोई गाला है जिसको मैंने रेंट पे दिया है और वो 11 महीने के लिए रेंट पे है 10,000 पर मंथ, तो मुझे साल भर में समझो 1 साल के लिए दिया, तो 1,20,000 मेरा क्या हो गया? ड्यू हो गया। तो मैं ड्यू बेसिस पे भी भर सकता हूँ या रिसिप्ट बेसिस पे, जितना पूरा साल खत्म होगा उसके बाद दूंगा। तो ड्यू का मतलब क्या होता है? मिला नहीं है लेकिन आपको पता मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड ड्यू बेसिस। और रिसिप्ट मतलब जितना मिला उतने के ऊपर टैक्स दो। तो ये क्या है? इनकम है, कोई भी इनकम हो सकता है जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करती, दैट इज योर इनकम। यस और नो, समझ में आया? नेक्स्ट ले लेते इंडिया। अब आता है देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया मतलब क्या? तो इंडिया का मतलब क्या है? आपको तो यही पता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर से लेके एकदम एंड तक, श्रीलंका से पहले पहले जो भी है वो अपना इंडिया है। फिर यहाँ गुजरात से लेके यहाँ पे आप चले जाओ बिहार, फिर आगे नॉर्थ ईस्ट है, वो सब पूरा इंडिया में आता है। येस, दैट इज़ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब जितनी भी ज़मीन है इंडिया की वो होता है। टेरिटरियल वाटर, पानी भी इंडिया में काउंट होता है। अब बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन, एयर स्पेस अबव इस टेरिटरी एंड टेरिटरियल वाटर। बोला सर कुछ नहीं समझ में आया। तो इसको समझाने के लिए देखो एक डायग्राम है, आपको इसके थ्रू समझ में आ जाएगा। अब इसके थ्रू देखो क्या है, यहां पे दिया है देखो लैंड। आप समझो कोई चौपाटी पे जाते हो तो वो लैंड में थोड़ा पानी में आप कपड़े ऊपर करके थोड़ा वहाँ पे छपक छपक करते हो, राइट? दैट इज़ योर लैंड। अब लैंड से आप थोड़ा आगे जाते हो तो 12 नॉटिकल माइल लेने का, एनएम का मतलब होता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल में, एक नॉटिकल माइल में ऑलमोस्ट 1.85 किलोमीटर्स होते हैं। तो आप एक राउंड फिगर ले लो 2, तो 24 किलोमीटर। तो अगर समझो आप चौपाटी पे खड़े हो, चौपाटी से 24 किलोमीटर यह आपका टेरिटरियल वाटर है। फिर उसके आगे और 24 किलोमीटर जाएंगे तो कंटीजियस जोन है। फिर आप और आगे चले जाओगे तो वो हाई सी आ जाता है। तो टोटल ये जो यहाँ पे चौपाटी पे जो खड़े ना, इसको बोलते हैं बेस लाइन। तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, तो ऑलमोस्ट अगर एग्जैक्टली देखें तो 370 किलोमीटर तक वो इंडिया में काउंट होगा। आई बात समझ में? 370 किलोमीटर। तो अगर आप चौपाटी में खड़े हो, अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई के आप गिरगांव चौपाटी से आप 370 किलोमीटर आगे तक जाओ, वो पूरा का पूरा आपका इधर पे इंडिया में मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काउंट होगा। इसके बाद जो हाई सी पड़ता है वो वहाँ पे फिर अपना कोई दबदबा नहीं होता। आई बात समझ में? अब क्या होता है, इसके नीचे का स्पेस और इसी पानी के ऊपर का स्पेस, देखो एयर स्पेस, ये भी पूरा इंडिया में ही काउंट होगा। तो अभी तक आपको क्या पता था? अभी तक आपको ये पता था कि इंडिया मतलब वो लैंड ही होता है, लेकिन लैंड के आगे जो पानी है उसमें भी कुछ किलोमीटर तक वो पानी, और उसके इस ऊपर जो एयर स्पेस है हवा में, वो भी इंडिया में ही काउंट होता है। तो अभी से आपको यही याद रखना है, ज़मीन तो आएगी आएगी, पानी भी आएगा और उसके ऊपर का जो रहेगा स्पेस भी, वो भी इंडिया में काउंट होगा। आई बात समझ में? यस और नो? एक दो डेफिनेशन और बचा है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और दूसरा है असेसमेंट ईयर। ये दो आपको इनकम टैक्स समझना है तो ये दो प्रीवियस ईयर आपको समझना ज़रूरी है। ये तो ऑफिशियल इसका डेफिनेशन टाइप में है, मैं सिर्फ आपको बता दूं। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप ऑन करते हो। क्या करते हो? ऑन करते हो। असेसमेंट ईयर, अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो जिस साल में आप निकालते हो कि भाई इसने कितना इनकम कमाया, कितना टैक्स भरना है, कितना भर दिया, कितना भरना बाकी है, दैट इज कॉल्ड इनकम असेसमेंट। और ये जिस साल में होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो एक साल में आप कमाते हो और एक साल में उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हो। तो जिस साल में आप कमाते हो उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल में इसका कैलकुलेशन होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन बोलते हैं।
प्रीवियस ईयर इज इमीडिएटली प्रिसीडिंग असेसमेंट ईयर। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जिसमें कमाते हो, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, लेकिन इफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन से 1 जुलाई, तो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा जुलाई से, क्योंकि जुलाई से पहले इनकम ही नहीं था। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप कमाते हो, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आप कैलकुलेशन करते हो कितना कमाया, कितना टैक्स भरना है। ये भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो अगर मैं बोलूं तो अपना देखो प्रीवियस ईयर समझो 2021-22 है, इसमें आपने कमाया, तो इसके ऊपर कैलकुलेशन कभी करोगे 2022-23 में। आई बात समझ में? तो ये दोनों डेफिनेशन याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल के ऊपर रन करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे वीडियोस आएंगे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको गो थ्रू करो। कुछ लगता है कि कुछ मिस हो गया या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।